हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1997 में आई अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी कैंप फायर टेल्स का ब्रेकडाउन। और आप जानकर हैरान होंगे कि बॉलीवुड मूवी डरना मना है इसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। देख कर ही आप समझ जाओगे। बाकी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1950 में और हम देखते हैं जेनी और एडी को जो कि एक सुनसान जगह में कार लगाकर रोमांस करने में लगे हुए थे। रेडियो पर न्यूज चल रही थी हुकमैन के बारे में, एक सन की किलर जिसके एक हाथ की जगह हुक है और वो खुला घूमकर लोगों को मार रहा है। ये सुनकर जेनी घबरा गई। उसे लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास है, लेकिन एडी उसकी बात नहीं मानता। उसे तो अपने कार्यक्रम से मतलब था। पर जेनी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी थी, इसलिए जेनी के कहने पर एडी कार लेकर वहां से चल दिया और पहुंचा एक ड्राइव इन पर। कार से निकलते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि कार के दरवाजे में फंसा हुआ था एक हुक वाला हाथ। यानी कि ये सही टाइम पर वहां से निकल गए, वरना कार्यक्रम हो जाता। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। चार दोस्त एक कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे और मस्ती के चक्कर में उनकी कार क्रैश हो गई। ये चार दोस्त हैं क्लिफ, उसकी गर्लफ्रेंड लॉरन, लॉरन का छोटा भाई एरिक और उनकी दोस्त एलेक्स। क्लिफ ही ये हुक वाली कहानी सुना रहा था और क्लिफ ने ही कार को क्लिफ से कुदा दिया। पर ये बोल रहा है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, उसी की वजह से इनकी कार क्रैश हुई और वो गाड़ी इन्हें चेक करने के लिए रुकी भी नहीं। फिर वो रोड पर फ्लेयर जला देते हैं तो पास में उन्हें दिखाई देता है खंडर। वो एक सदियों पुराना चर्च था। आग जलाकर वो सब वहीं पर बैठ गए। तब न्यूज़पेपर से उन्हें पता चला कि इस एरिया में 2 लोगों को मारा गया है, वो भी किसी हुक से, और किलर अब भी फरार है। सभी डरे हुए थे, इसलिए टाइम पास के लिए क्लिफ सुनाने लगा डरावनी कहानियां जो कि ये ड्राइविंग करते हुए भी सुना रहा था। तो पहली स्टोरी का नाम है दी हनीमून। ये कहानी है रिक और वैलरी की जो कि हनीमून ट्रिप पर निकले थे अपनी आरवी में। रात में वो एक सुनसान जगह पर रुक गए हनीमून मनाने के लिए, और क्या। पर तभी वहां पर आ गया एक अजीब सा आदमी जिसका नाम था कोल। उसके हाथ में शॉटगन थी और वो काफी डरा हुआ था। वो उन्हें वार्न करता है कि यहाँ से चले जाओ और हाईवे पर पहुंचने से पहले रुकना मत। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आरवी से बाहर मत निकलना। प्रे करो कि उनसे पहले तुम हाईवे पर पहुंच जाओ। वैलरी ने पूछा किन से पहले, तो उसने बताया कि जब फुल मून की रात होती है तब वो शिकार करने के लिए निकलते हैं। एक रात को मेरी वाइफ की कार यहाँ पर खराब हो गई थी, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। अगर आप नहीं समझे तो बता दूं कि ये बात कर रहा है वेयरवुल्व्स की, जिनका शिकार करने ये आया है अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए। वो कहता है कि तुम दोनों लकी हो जो अब तक जिंदा हो, क्योंकि इनकी आरवी के चारों तरफ उनके पैरों के निशान हैं। यानी कि जब ये अपने कार्यक्रम में बिजी थे तब वो आकर सारा जायजा ले गए। कोल कहता है कि निकल जाओ और अगर वो रास्ते में तुम्हें रोक लें तो आरवी को लॉक कर लेना और सूरज निकलने का वेट करना। ये सुनकर वो दोनों चल दिए क्योंकि भेड़िए के बजाय उन्हें डर लग रहा था कोल से। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही आरवी रुक गई क्योंकि फ्यूल खत्म था, जबकि रिक ने पूरा टैंक फुल किया था। वो बाहर जाकर देखता है कि टैंक में से फ्यूल लीक हो रहा था और उसे लगा कि ये कोल नहीं किया होगा, लेकिन कोल तो बेचारा भेड़िए के हत्थे चढ़ गया। भेड़िए ने उसे उसी के ट्रक के नीचे खींचकर उसके 4 टुकड़े कर दिए और बना दिया चारकोल। अब खाली बैठे ये दोनों क्या करते, इसलिए फिर से अपने कार्यक्रम में लग गए। पर भेड़िया उनके पास भी आ चुका था। इस बीच वैलरी की एंकल ट्विस्ट हो गई, इसलिए रिक चल दिया फ्यूल लाने क्योंकि अब वैलरी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा और इसके लिए ये पैदल चलकर गैस स्टेशन ढूंढेगा। ऐसे ही चलते हुए वो पहुंच गया कोल के ट्रक तक जिसमें फ्यूल तो था, पर वो कोल के खून पर फिसल कर गिर गया और उसके ऊपर चिपक गया था कोल का जबड़ा बिना कोलगेट। अब जाकर वो थोड़ा सीरियस हुआ, लेकिन तभी भेड़िए ने उसे भी पकड़ लिया। किसी तरह खुद को फ्री करके वो भागा, लेकिन भेड़िए ने उसका गला क्रश कर दिया, जिस वजह से अब उसकी आवाज नहीं निकल रही। उधर कोई आरवी के दरवाजे पर नॉक कर रहा था, लेकिन वैलरी ने नहीं खोला क्योंकि रिक बोल कर गया था कि वो 3 बार टैप करेगा। पर यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। वैलरी थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि तभी सनरूफ में से हाथ डालकर भेड़िए ने उसके बाल पकड़ लिए, पर थोड़ा फाइट बैक करके वो बाल बच गई। एक पोल उसने भेड़िए के अंदर घुसा दिया, तब जाकर वो पीछे हटा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो विंडो से अंदर आने लगा तो वैलरी ने पेपर स्प्रे का यूज करके उसे भगा दिया, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वो लगातार अटैक कर रहा था, इसलिए वैलरी ने पैनिक अलार्म बजा दिया और फिर वो हो गई बेहोश। उसे होश आया अगली सुबह जब एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आ चुका था। वैलरी को बाहर निकालकर वो अपनी कार तक ले जा रहा था और बोल रहा था कि पीछे मत देखना, पर वैलरी ने पीछे देख लिया जिससे उसके होश उड़ गए क्योंकि आरवी के ऊपर लटकी हुई थी रिक की लाश और उसकी वेडिंग रिंग आरवी की छत से बार बार घिस रही थी, जिससे एक स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी और वो आवाज वैलरी को हमेशा याद रहेगी।
इसी के साथ ये स्टोरी हुई खत्म। तो यानी कि दरवाजे पर जो नॉक कर रहा था वो रिक था। वैलेरी दरवाजा खोल देती तो वो बच जाता। यही गिल्ट वैलेरी के मन में रह जाएगा जिसमें उसकी कोई गलती नहीं। खैर क्लिफ को अचानक एक आवाज आई जो बाकी तीनों को सुनाई नहीं दी। उसने टाइम देखने के लिए घड़ी देखी तो वो रुकी हुई थी, टूटकर खराब हो गई। इसके बाद वो सुनाता है अगली स्टोरी जिसका नाम है पीपल कैन लिक टू। ये कहानी है अमेंडा की जो कल 12 साल की हो जाएगी और आज रात है इसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसकी फैमिली में है इसके मॉम डैड, बड़ी बहन कैथरीन और एक डॉग ओडिन। जन्मदिन पर इसे साइकिल चाहिए जिसका अभी कुछ पक्का नहीं। खैर इंटरनेट पर इसकी एक दोस्त है जिसका नाम है जेसिका और इसके पेरेंट्स जेसिका के बारे में नहीं जानते क्योंकि इसने कभी बताया नहीं। पेरेंट्स को लगता है कि ये कंप्यूटर पर पढ़ाई करती है पर ये करती है चैटिंग। खैर उसके पेरेंट्स स्कूल के लिए निकल गए उसे कैथरीन के भरोसे छोड़कर, लेकिन कैथरीन भी चुपचाप पार्टी करने निकल गई। तब अमेंडा ने जेसिका को बताया कि आज रात मैं घर में अकेली हूँ और ये सुनते ही जेसिका चली गई क्योंकि असल में जेसिका है एक सीरियल किलर जो ऑनलाइन छोटी बच्चियों को फंसाकर उन्हें मार देता है। कई सारी लड़कियों को वो मार चुका है और अमेंडा की जासूसी भी वो काफी टाइम से कर रहा है। आज वो अपने काम को अंजाम देगा। रात में अकेले अमेंडा अपने बैकयार्ड में खेल रही थी तभी वो किलर वहां पर आ गया। वो झाड़ियों में अपनी बॉल ढूंढ रही थी तो किलर उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। वहां पर अमेंडा को मिली एक शेयर जिसे छोड़कर वो तो वापस घर में चली गई पर फिर वो शेयर्स उठा ली उस किलर ने। अमेंडा ने दरवाजा लॉक कर लिया था इसलिए ओडिन के जाने के रास्ते से वो अंदर हाथ डालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे खुला नहीं। फिर एक विंडो के जरिए वो गैरेज में पहुंचा और वहां से आ गया अंदर। अमेंडा ओडिन को अपने रूम में लेकर सो गई और ओडिन सो रहा था उसके बेड के नीचे। अमेंडा ने नीचे हाथ करके उसे गुड नाइट बोला तो ओडिन ने उसका हाथ लिक किया हमेशा की तरह। और अमेंडा के सोते ही वो बाहर चला गया जहां पर किलर उसका वेट कर रहा था। बाद में जब अमेंडा की आंख खुली तो ओडिन उसे नहीं मिला तो ओडिन को ढूंढते हुए वो पहुंची गैरेज में जहां पर उसकी नई साइकिल उसे मिल गई। और तभी अचानक लाइट चली गई इसलिए वो जल्दी से भागकर वापस ऊपर पहुंची और ऊपर उसे मिली कैथरीन जो कि पार्टी से वापस आ चुकी। तब अमेंडा वापस अपने रूम में गई तो ओडिन का पैर उसे बेड के नीचे दिखाई दिया। ये देखकर वो बेड पर लेट गई और अपना हाथ उसने नीचे किया ताकि ओडिन उसे लिक करे और वो हमेशा की तरह कर भी रहा था। पर तभी अमेंडा ने देखा कि सामने मिरर पे लिखा हुआ था पीपल कैन लिक टू। उसका हाथ चाट रहा था वो किलर। ये देखकर अमेंडा जल्दी से कैथरीन को बुलाकर लाई और जब उसने बेड के नीचे देखा तो उसे मिली ओडिन की लाश। किलर विंडो से जा चुका था और वो आज तक भी पकड़ा नहीं गया। ये थी सेकंड स्टोरी। अगली स्टोरी सुनाती है एलेक्स और इसकी स्टोरी का नाम है द लॉकेट। ये कहानी है स्कॉट की जो कि एक बाइक ट्रिप पर निकला था पर रास्ते में अचानक उसकी बाइक खराब हो गई और ऊपर से बारिश भी आ गई। पर सामने ही एक घर था तो वो उस घर में चला गया और वहां पर रहती थी हैदर नाम की लड़की जो कि बोल नहीं सकती थी। उसने स्कॉट को अंदर ले लिया और स्कॉट के साथ वो बातें कर रही थी एक चॉक बोर्ड पर लिखकर। ये अपने फादर के साथ रहती है जो कि फिलहाल बाहर है और उसके गले में एक लॉकेट था जो स्कॉट को काफी पसंद आया। वो पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए क्या कर सकता हूँ तो हैदर ने उसे बाहर कुएं से पानी लाने भेज दिया। अब पानी तो वो ला रहा था पर अचानक कुएं के पास उसे दिखाई दिया एक आदमी जो कुएं के अंदर कुछ फेंक रहा था पर अगले ही पल वो गायब था। खैर कुछ देर बाद दोनों रोमांटिक हो रहे थे तभी घर पे आ गया हैदर का फादर। हैदर गायब थी और नीचे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। स्कॉट जल्दी से नीचे जाने लगा तभी हैदर खुद उसके पास आ गई। तब वो हैदर से कहता है कि अभी मैंने बाहर किसी को देखा तो हैदर उसे लिखकर बताती है घोस्ट। स्कॉट उसे कहता है कि अपना सामान पैक करो हम यहाँ से निकलेंगे। पर तभी उसका फादर फिर से आ गया। स्कॉट नीचे पहुंचा तो पूरा घर खून से सना हुआ था और वहां पर पड़ी थी 2 लाशें। स्कॉट ने देखा कि हैदर का फादर एक कटा हुआ सर कुएं में फेंक रहा था और यही इसे दिखा था पहले। सर फेंकने के बाद वो खुद भी अंदर कूद गया। तभी हैदर स्कॉट के पास आई और उसने बताया कि यहाँ पर लोग मारे गए थे। उसका फादर फिर से आ चुका था तो स्कॉट उसके सामने गया और उसकी कुल्हाड़ी उसी के पैर में घुसाकर वो हैदर को लेकर भाग गया। पर बाहर उसे फिर से मिल गया हैदर का डैड, लेकिन उन दोनों को इग्नोर करके वो सीधा घर की तरफ चल दिया। तो ये दोनों पहुंच गए घर से दूर। अगली सुबह हैदर तो सो रही थी इसलिए स्कॉट ने उसका लॉकेट उतार कर देख लिया और उसमें फोटो थी हैदर और स्कॉट की। तभी हैदर जागी तो उसी वक्त उसकी गर्दन अपने आप कट कर अलग हो गई। तो यानी कि एक रात जब इसका फादर घर लौटा था तो ये स्कॉट के साथ पकड़ी गई थी। तब इसके फादर ने इन दोनों को मार डाला था और फिर हैदर के सर को कुएं में फेंक कर वो खुद भी कुएं में कूद गया था। अब ये सब भूत बन चुके हैं और यही लूप इनका चलता रहता है। पर शायद ये स्कॉट का दूसरा जन्म था जिसमें वो फिर से हैदर से मिला पर फिर भी नहीं मिल पाया। ये थी थर्ड स्टोरी।
अब क्लिफ को पुलिस लाइट्स दिखाई दी तो वो भागकर अपनी कार तक पहुंचा जहां पर एम्बुलेंस वगैरह आ चुकी थी, पर इसके दोस्त इसके पीछे नहीं आए। वो वापस जाकर देखता है कि आग तो जल रही थी लेकिन वो तीनों गायब थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीनों मर चुके। क्लिफ खुद अपनी बॉडी को देख पा रहा था, मेडिक्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे जबकि बाकी तीनों मर चुके। यानी कि क्रैश के बाद इन चारों की आत्माएं एक साथ थी क्योंकि तब इनके बचने के चांसेस थे, पर अब 3 आत्माओं का फैसला तो हो चुका है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, जबकि क्लिफ का फैसला होना भी बाकी है। जो मेडिक्स उसे बचा रहे हैं वो है स्कॉट और हैदर, और जो गाड़ी इनके सामने आ गई थी वो थी रिक और वैलेरी की आरवी। मेडिक्स ने पूरी कोशिश की लेकिन क्लिफ भी नहीं बच पाया। तब जाकर वो दोबारा अपने दोस्तों से मिला और उसने तीनों को सॉरी बोला क्योंकि इसी की वजह से ये चारों अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। पुलिस बॉडीज को ले जा रही थी तभी सामने से एक कार आई जिसके अंदर था वही हुक वाला किलर। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी के एंड में जो रिवील हुआ वो हमेशा से ही हमें इम्प्रेस करता है। ऐसा कुछ हमने डेड एंड में भी देखा था। इस एंडिंग ने मूवी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दी क्योंकि बीच बीच में सिर्फ क्लिफ को ही आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी कि वो थोड़ा बहुत होश में आ रहा था, और उसकी घड़ी भी रुकी हुई थी, यानी कि टाइम उसके लिए रुक गया था। एंड में जब जाने का टाइम आया तो उन सब की जो शक्लें थी उन्हें देखकर भी काफी बुरा लगा क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन सब के आगे पूरी लाइफ थी जो बस थोड़ी सी हवाबाजी के चक्कर में गंवानी पड़ी। और अगर क्लिफ बच जाता तो ये एंडिंग हमें और ज्यादा परेशान करती क्योंकि तीनों बेचारे मारे जाते और फिर ये गिल्ट में जीता। बाकी जो हुकमैन वाला एंगल था वो बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए था ताकि असली पॉइंट पर हमारा ध्यान ना जाए, हम सोचे कि इनकी जान को अब खतरा है, जबकि उनकी जान तो पहले से जा रही थी। और जो स्टोरीज थी वो बहुत डरावनी तो नहीं थी लेकिन फन थी। अच्छा खासा एटमॉस्फेयर पहली स्टोरी से ही बन गया था। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $2 मिलियन और कमाई इसकी पता नहीं क्योंकि थिएटर में ये लगी नहीं। वैसे ये थिएटर्स में ही लगने वाली थी पर न जाने बाद में क्या हुआ, इसे डायरेक्ट टू वीडियो पर रिलीज कर दिया। ये अमेरिकन मूवी पहले ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रिलीज हुई, फिर सबसे आखिर में रिलीज हुई अमेरिका में 1998 में। यही वजह है कि वैसे तो ये कहीं पर मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो सिर्फ DVD वाले प्रिंट में, जो उतना अच्छा तो है नहीं। इसका वर्किंग टाइटल था फियर और ऑल अमेरिकन कैंपफायर हॉरर स्टोरीज। इसमें 2 अर्बन लेजेंड्स दिखाए गए, द हुक और पीपल कैन लिक टू। इत्तेफाक से ये दोनों लेजेंड्स कैनेडियन एंथोलॉजी कार्टून फ्री की स्टोरीज में भी दिखाए गए थे जो कि 1997 में ही आया था। मेन स्टोरी में हमने 4 टीन्स को देखा पर असल में उनमें सिर्फ एरिक ही इकलौता टीन था, बाकी सब एज में काफी बड़े थे। क्लिफ और एलेक्स उससे 6 साल बड़े थे और लॉरेन उससे 9 साल बड़ी थी। ये हैदर यानी कि जेसिंडा बैरेट की पहली फिल्म थी। वो एक ऑस्ट्रेलियन थी और स्टोरी में वो इसलिए गूंगी थी क्योंकि अगर बोलती तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलती। और स्कॉट यानी कि ग्लेन क्विन भी आयरिश थे, उनका एक्सेंट भी फेक था। इससे पहले भी एक कैंपफायर टेल्स नाम की मूवी आई थी 1991 में, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उस फिल्म के मेकर्स को पैसे दिए इस टाइटल को फिर से यूज करने के लिए। सेकंड स्टोरी में जिस एक्ट्रेस ने कैथरीन की मां का रोल किया, रियल लाइफ में वो उस एक्ट्रेस से सिर्फ 14 साल बड़ी थी। इसकी एंडिंग में एक सॉन्ग चलता है बॉब्सलेड नाम के बैंड का। 1962 में आया इस सॉन्ग मॉन्स्टर मैश का कवर, और ये कवर और कहीं भी रिलीज नहीं हुआ, और जब तक ये मूवी आई तब तक वो बैंड भी स्प्लिट हो चुका था। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपकी सबसे फेवरेट टेल कौन सी थी। मेरी थी सबसे पहली। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन अचानक से आपके सामने आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।